Hello, dear students. Welcome back to the session. Dear students, first of all, I am Azim Faruqi, your biology educator. And बच्चों आज हम लोग बायोलॉजी का जो सबसे फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। आज हम लोग बच्चों इस लिविंग वर्ल्ड को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा सा कुछ इस चैप्टर को पढ़ने का हम लोगों का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा बच्चों। हम लोग पहली बात तो ये है, ये जो सेशन करेंगे वो टोटली एनसीईआरटी को बेस मानेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी के बिहाफ पे एनसीईआरटी की थ्योरीज को हम लोग बच्चों बहुत अच्छे तरीके से वेल एक्सप्लेन्ड मैनर में इसको हम लोग पढ़ेंगे, हर एक लाइन को पढ़ेंगे। दूसरी बात बच्चों, हर एक लाइन से कितने बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आ चुके हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग लेबल करते हुए चलेंगे, चाहे वो नीट के एग्जाम में हो बच्चों और वो चाहे वो एम्स के एग्जाम में हो। हम लोग इन दोनों एग्जाम को बेस मानेंगे और जितनी भी एनसीईआरटी की लाइन से अभी तक लास्ट 34 इयर्स में जितने भी क्वेश्चंस आए रहे होंगे सारे क्वेश्चंस को मैं हर एक जगह एनसीईआरटी को मैं लेबल कर दूंगा, जिससे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करने का मजा होगा। आप जब जब भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये चीजें मैंने थ्योरी में यहाँ पे पढ़ी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, ठीक है। हर एक चैप्टर को बच्चों शुरू करने से जो एक मेरी मेथोडोलॉजी है पढ़ने की, वो सबसे पहले बच्चों में बात करता हूँ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए बच्चों कि मैं जो चैप्टर पढ़ने जा रहा हूँ उस चैप्टर की बाउंड्रीज क्या है, ठीक है। अगर आपको बाउंड्रीज पता रहेंगी बच्चों तो जाहिर सी बात है आप एक लिमिटेड दायरे के अंदर ही रहोगे, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के चक्कर में नहीं पड़ोगे, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए नीट का सिलेबस क्या है या फिर आपकी बाउंड्रीज क्या है ना, तो इसी से पता चलेगा आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव से कि क्या बाउंड्रीज है। तो बच्चों इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज लिविंग और व्हाट इज नॉन लिविंग। तो जब लिविंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों तो लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चों लिविंग के। ग्रोथ के बारे में हम लोग बात करेंगे, रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे, उसके बाद हम लोग मेटाबॉलिज्म के बारे में बात करेंगे बच्चों। मेटाबॉलिज्म के बाद हम लोग बात करेंगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे। देन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बाद बच्चों हम लोग कॉन्शियसनेस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, इनके बारे में हम लोग वन बाय वन बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद बच्चों हम लोग डाइवर्सिटी की बात करेंगे, स्पेशली किसकी डाइवर्सिटी, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी क्या है उसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से मतलब एक तरीके से वेल लेबल्ड डायग्राम और एक तरीके मतलब जिससे विजुअलाइज हो सके आपको डाइवर्सिटी होती क्या है, ठीक है। उस तरीके से हम लोग पढ़ाई करेंगे। उसके बाद बच्चों हम लोग नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। अगर मैं नॉमेनक्लेचर की बात करूं बच्चों तो हम लोग यहाँ पे दो टाइप के नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे। एक तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे बच्चों, दूसरा हम लोग ट्राइनोमियल भी पढ़ेंगे, क्योंकि ट्राइनोमियल बच्चों आपके नीट के सिलेबस में है, ठीक है। तो ये भी जरूरत पड़ेगी, थोड़ा बहुत इसके बारे में हम लोग ओवरव्यू करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद बच्चों टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज के बारे में बात करेंगे, 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज जो लीनियस ने दिया था उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज जो थी लीनियस ने दी थी, जैसे कि किंगडम हुआ क्या नाम है, किंगडम के बाद फाइलम या डिवीजन होगा, क्लास होगा, ऑर्डर होगा, फैमिली होगा, जीनस होगा और स्पीसीज, इन सब के बारे में वन बाय वन बात करेंगे बच्चों। फिर हम लोग टैक्सोनॉमिकल एड्स या टूल्स के बारे में बात करेंगे। इसमें हम लोग बच्चों बात करेंगे हर्बेरियम के बारे में, बॉटनिकल गार्डन के बारे में बात करेंगे और उसके बाद में हम लोग म्यूजियम के बारे में बात करेंगे, जूलॉजिकल पार्क्स के बारे में बात करेंगे, कीज के बारे में बात करेंगे, है ना, फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ, कैटलॉग, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो ये हमारा बच्चों लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होगा, खास करके लिविंग वर्ड को पढ़ने का, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है बच्चों, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं बच्चों, चैप्टर की शुरुआत करते हैं। शुरुआत में ही बच्चों देखो साइंटिफिक कुछ भी मैंने कहा है ना कि आपको एनसीईआरटी की एक लाइन भी छोड़नी नहीं है, ठीक है। तो शुरुआत सबसे पहले बच्चों अर्नस्ट मेयर से होती है, तो हम लोग भी अर्नस्ट मेयर के बारे में बात कर लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगी मैं उसको भी बता दूंगा आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों देखो अर्नस्ट मेयर की जो पैदाइश है, ठीक है, वो 5 जुलाई 1904 में इनकी बर्थ हुई थी। याद करने का तरीका मुझे बच्चों याद इस तरीके से, 5 जुलाई मेरा भी बर्थडे आता है, ठीक है। तो इस वजह से
मुझे याद रहता है 5 जुलाई, ठीक है। तो आप मेरे तरीके से याद कर सकते, अगर मेरा बर्थडे याद है तो आप अर्स्टमेयर का बर्थडे याद कर सकते हो, ठीक है। पूछा जा सकता है, तो एक क्वेश्चन आपका तैयार हो सकता है नीट का, ठीक है। कहाँ पे इनकी बर्थ हुई थी बच्चों? कैप्टन, जो कि जर्मनी का एक शहर है। अर्स्टमेयर ने बच्चों हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, अर्स्टमेयर जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे बच्चों। इसी वजह से, इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट होने की वजह से इनको बच्चों डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहा जाता है, जो कि आपको याद करना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है अभी तक। इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे ये, कोई जरूरी नहीं, लेकिन आपको ये याद रखना है, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी अर्नस्ट मेयर को कहा जाता है। बट ये क्यों डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहा जाता था? क्योंकि ये एक इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इवोल्यूशन पे काम किया था। हर वक्त बच्चों 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्टों में से ये हमेशा एक रहते थे। मेयर ने ज्वाइन किया था हार्वर्ड फैकल्टी ऑफ आर्ट को और साइंस 1953 में, और रिटायर्ड हो गए थे 1975 में। ये याद करने की जरूरत नहीं है आपको। बट जब ये रिटायर्ड हुए थे बच्चों 1975 में, तो इन्हें एक टाइटल मिला था, क्या नाम है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से। इन्हें जो टाइटल मिला था वो ये था, अलेक्जेंडर अगेसिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी इमेरिटस, ठीक है। ये इनका टाइटल था। ये टाइटल आपको याद रखना है बच्चों। पूछा जा सकता है कि ये टाइटल किसको दिया गया था? तो अर्नस्ट मेयर को दिया गया, ठीक है। इस तरीके से भी सवाल किया जा सकता है बच्चों कि क्या नाम है, अर्नस्ट मेयर को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से कौन सा, जब वो 1975 में रिटायर्ड हुए थे तो उन्हें कौन सा टाइटल मिला था? तब भी आपको ये याद रखना, अलेक्जेंडर अगेसिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी इमेरिटस। इन्होंने अपने 80 ईयर के रिसर्च कैरियर में बच्चों, इन्होंने किस पर काम किया था? ऑर्निथोलॉजी पे। ऑर्निथोलॉजी ऐसी बायोलॉजी की ब्रांच है बच्चों, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद स्टडी ऑफ बर्ड्स, ठीक है, या एव्स, जिसमें हम लोग बर्ड्स की स्टडी करते हैं, इसको हम लोग ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। टैक्सोनॉमी पे काम किया था इन्होंने, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म का कैसे किया जाए, जू जियोग्राफी पे काम किया था, ऑर्गेनिज्म का जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, खास करके एनिमल्स का जो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इस पर इन्होंने काम किया था। इवोल्यूशन पे काम किया था, सिस्टमेटिक्स पे काम किया था, और हिस्ट्री एंड फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी पर भी इन्होंने काम किया था बच्चों। कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये भी याद करने के लिए आपके नहीं है कि ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेड मेड द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी इज सेंट्रल क्वेश्चन ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट, इट इज दैट टू, ठीक है। उसके बाद ही ऑल्सो पॉइंटेड द करेंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज। इन्होंने बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट जो है बच्चों, वो भी किसने दिया था पूछा जाता है, वो अर्नस्ट मेयर ने दिया था। तो आप इस पॉइंट को भी अंडरलाइन कर सकते हो। मेयर को बच्चों 3 प्राइजेस मिले थे, 3 अवार्ड्स मिले थे। वो कौन कौन से थे? इसी वजह से इनको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। 3 अवार्ड मिलने की वजह से इनको क्या कहा जाता है? ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। सबसे पहला प्राइज बच्चों, नंबरिंग कर सकते हो आप, बेल्जन प्राइज 1983 में मिला था, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी 1994 में मिला था, क्रेफोर्ड प्राइज 1999 में मिला था, और इनकी डेथ हो गई थी बच्चों 100 ईयर, दैट्स बात है 2004 में डेथ हुई थी, तो 100 ईयर ये टोटल सर्वाइव किए, ठीक है। तो ये हुआ बच्चों अर्नस्ट मेयर के बारे में सारी डिटेल्स, ठीक है। अब उसके बाद बच्चों हम लोग लिविंग वर्ड की शुरुआत करते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पढ़ने से पहले बच्चों आपको ये समझना पड़ेगा कि लाइफ क्या है। जब लाइफ आप समझ जाओगे तो लिविंग भी समझ जाओगे, ठीक है। तो बच्चों देखो, सबसे पहले तो लाइफ क्या है? लाइफ इज ए यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स which express through chemical reactions, which leads to growth, development, responsiveness, adaptation and reproduction। तो बच्चों देखो, लिविंग ऑर्गेनिज्म किसे कहा जाए उससे पहले आप लाइफ को जब पढ़ने की शुरुआत करोगे तो क्या कह रहा है? लाइफ इज ए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स विच एक्सप्रेस थ्रू केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो ये चीज आपको अभी समझ में नहीं आ रही होगी बच्चों, थोड़ा सा आपको इवोल्यूशन के वक्त पे जाना पड़ेगा। इवोल्यूशन ऑफ अर्थ के बारे में थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। जब बच्चों अर्थ का इवोल्यूशन हो रहा था, आप लोगों को पता होगा कि जब मल्टीपल एक्सप्लोजन हुआ था उसके बाद जो है बच्चों बहुत सारी गैलेक्सीज और प्लैनेट्स बने थे, उसी का एक पार्ट था बच्चों अपना अर्थ भी। लेकिन उस वक्त जो अर्थ का टेम्परेचर था बच्चों, यहाँ का टेम्परेचर काफी ज्यादा था, तकरीबन 800 डिग्री सेल्सियस के आसपास था।
इस टेम्परेचर पे लाइफ की पॉसिबिलिटीज या ऑर्गेनिजम्स को सर्वाइवल बहुत ही इम्पॉसिबल था, कोई सर्वाइव नहीं कर सकता था। बट ये है बच्चों की बहुत सारे एटॉमिक, वो उस वक्त एटॉमिक स्टेज थी। एटॉमिक स्टेज में जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग बात कर सकते हैं कि नाइट्रोजन रहा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रहा होगा, और उसके बाद में ऑक्सीजन रहा होगा। ऑक्सीजन तो बहरहाल उस वक्त जो है रिड्यूसिंग फॉर्म में था, तो आपको देखने को नहीं मिल सकता था, है ना। ऑक्सीजन आप नहीं देख पाते क्योंकि उस वक्त अर्थ का नेचर रिड्यूसिंग था, ठीक है। तो आप उस वक्त ऑक्सीजन को नहीं देख पाते। नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया भी हो सकता, बहुत सारे मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्म के वो पाए जा सकते थे, ठीक है। जाहिर सी बात है ये सब बच्चों ऑर्गेनाइज होकर के प्रोटीन्स बनाए होंगे, ठीक है। बहुत मैं शॉर्ट में भी बता रहा हूँ बच्चों, काफी ज्यादा मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। प्रोटीन्स बनाए होंगे, प्रोटीन्स के बाद में और भी इनका डेवलपमेंट हुआ होगा, तो जाहिर सी बात है वायरसेस बने होंगे, जब जेनेटिक मटेरियल बन गया होगा। वायरसेस के बाद बैक्टीरिया वगैरह बन गए, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों की लाइफ की शुरुआत जो है ना वो मॉलिक्यूल्स से ही हुई है, ठीक है। इन मॉलिक्यूल्स का जब एग्रीगेशन हुआ, मॉलिक्यूल्स का एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन हुआ, ठीक है। मॉलिक्यूल्स जब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट किए, तभी जो है लाइफ की शुरुआत हुई थी। और ये केमिकल रिएक्शंस हो रही थी। ये नाइट्रोजन जो है बच्चों अमोनिया में कन्वर्ट हुआ होगा, ठीक है। कार्बन जो था वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ होगा, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारी गैसेस बनी होंगी बच्चों, ठीक है। मीथेन बना होगा उसी वक्त, है ना। हाइड्रोजन, तो बहुत सारी चीजें रही होंगी। ये सब मिल करके बच्चों अगर हम लोग अमाइनो एसिड का कंपोजिशन देखें तो COO माइनस और उसके बाद में NH3 प्लस H और R, ये वेरिएबल ग्रुप, ठीक है। ये हमारा अमाइनो एसिड है। जाहिर सी बात है अमाइनो एसिड के सारे कंपोजिशन हमें इस फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, तो अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन हो सकता था। अगर अमाइनो एसिड बन सकती थी तो नाइट्रोजनस बेसेस बन सकते थे। कहने का मतलब ये है बच्चों ये सब केमिकल रिएक्शंस के द्वारा के द्वारा हुआ होगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है केमिकल रिएक्शंस के बाद अगर सेलुलर लाइफ आई होगी, फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बने होंगे, तो उसके बाद ही बच्चों लोगों की ग्रोथ या डेवलपमेंटल प्रोसेस या फिर रिस्पॉन्सिवनेस किस तरीके से इन्वायरमेंटल कंडीशन के प्रति रिस्पॉन्स या कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस है उसके प्रति कोई कैसे रिस्पॉन्स शो करेगा, या अडॉप्टेबिलिटी जो है जैसे वाटर, शुरुआत जो है लाइफ की बच्चों वो वाटर से हुई है, ठीक है। तो किस तरीके से टेरेस्ट्रियल प्लेसेस पर आकर के अर्थ पे उस एनवायरमेंट को अडॉप्ट किया होगा, तो अडॉप्टेशन हुआ, रिप्रोडक्शन हुआ, ऑफस्प्रिंग का को प्रोडक्शन करने की प्रॉपर्टी, ये सब बच्चों लाइफ का पार्ट है। क्लियर। तो आई होप बच्चों लाइफ क्या है ये आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आई होगी। अब बात करते हैं हम लोग लिविंग किसे कहोगे बच्चों। तो लिविंग को समझने से पहले आप बायोलॉजी की डेफिनेशन को समझ लें कि व्हाट इज बायोलॉजी। तो बायोलॉजी की डेफिनेशन अगर बात करोगे बच्चों तो डेफिनेशन इसकी होती है ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या बच्चों? स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब यहीं से बच्चों मैं तुरंत इस चीज को यहीं से बता दे रहा हूँ कि अब सवाल उठता है कि सर ये लिविंग ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो मास्टर डेफिनेशन होगी वो ये कि ऑल ए लिविंग ऑर्गेनिज्म इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म बच्चों, किसी ऑर्गेनिज्म को आप लिविंग तभी कहोगे जिसमें सेल्फ रेप्लिकेटिंग सिस्टम हो, वो खुद से अपनी कॉपी बना सके। दैट मीन्स बच्चों वो रिप्रोड्यूस कर सके, किसी ऑफस्प्रिंग का वो प्रोडक्शन कर सकता है, या फिर वो खुद से इवॉल्व होने की प्रॉपर्टी रखता हो, खुद के अंदर रेगुलेटिंग सिस्टम रखता हो, सेल्फ रेगुलेटिंग कंट्रोल अपने अपने ऊपर जो है कंट्रोल रखता हो, और इंटरेक्टिव सिस्टम हो, मतलब इन्वायरमेंट हो या फिर बॉडी पार्ट्स हो, उन सब से जो है या एक दूसरे ऑर्गेनिज्म से इंटरेक्टिव सिस्टम हो, और इन सब के साथ साथ उसके अंदर बच्चों एक्सटर्नल स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्स शो करने की प्रॉपर्टी हो, जैसे कि टेम्परेचर हुआ, कोल्ड हुआ, जो भी चीजें हैं, ठीक है, उन सब के प्रति वो रिस्पॉन्स टच हो, ठीक है, इन सब के प्रति वो रिस्पॉन्स शो करे, तो आप उसे लिविंग ऑर्गेनिज्म कह सकते हो। मैं सिर्फ अभी बच्चों आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ, मैं कैरेक्टरिस्टिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। अब मैं चल रहा हूँ बच्चों एनसीईआरटी पे, ठीक है। एनसीईआरटी हमारी क्या कह रही है? हाउ वंडरफुल इज लिविंग बर्ड। ठीक है, लिविंग बर्ड बच्चों हमारा कितना खूबसूरत है।
ए वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप इज अमेजिंग। लिविंग टाइप की अगर हम लोग बात करें बच्चों तो बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस हमारे अर्थ पे बच्चों पाए जाते हैं। जैसे कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट्स इन सच इन विच वी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। जैसे कि बच्चों ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट्स में भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम देखते हैं, जैसे कि कोल्ड माउंटेन्स में हुआ, डेसिडुअस फॉरेस्ट हुआ, ओशियंस हुआ, फ्रेश वाटर लैक्स हुआ, डिजर्ट्स हुआ, नेचुरली हॉट वाटर बच्चों, हॉट स्प्रिंग्स को आप लोग लिख सकते हो नेचुरली हॉट वाटर, नेचुरली हॉट वाटर, ठीक है। लीव अस, इन सब चीजों को जब हम देखते हैं बच्चों तो ये सब हमें सोचने पे मजबूर कर देती हैं, ठीक है। द ब्यूटी ऑफ गैलोपिंग हॉर्स को जब हम देखते हैं, उनकी खूबसूरती को जब देखते हैं, माइग्रेटिंग बर्ड्स को जब हम लोग देखते हैं, वैली ऑफ फ्लावर्स को जब हम लोग देखते हैं, शार्क कैसे जो है अटैक करती है, कैसे इवॉक करती है, ठीक है। ये सब हमें बच्चों एक बहुत ही जो है डीप सोच में डाल देती हैं, ठीक है। इन सब चीजों को जब हम देखते हैं तो सोचने पे मजबूर है कि मतलब कितना वंडरफुल, कितना शानदार जो है नेचर ने हमारा मतलब एक लिविंग वर्ल्ड को क्रिएट किया है। द इकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन among members of population and among population of a community or even molecular traffic inside the cell are us deeply reflect on। मतलब अगर हम लोग इकोलॉजिकल उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट की बात करें बच्चों, किस तरीके से इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट है या कॉपरेशन है, मतलब ये हुआ कि जैसे आप देखिए कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर किस तरीके से डिपेंड होता है। हम लोग जैसे प्लांट्स के ऊपर भी डिपेंड होते हैं, एनिमल्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, एनिमल्स जो है प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कुछ एनिमल्स का एक तरीके से म्यूचुअली एसोसिएशन होता है, मतलब एक दूसरे से सिम्बायोटिकली एसोसिएटेड होते हैं। कभी कभी कुछ ऐसा ऐसा भी एसोसिएशन आपको देखने को मिलेगा, कॉमनसेलिज्म हुआ है ना। बहुत सारे टाइप के क्या नाम है प्रीडेटिंग आपको देखने को मिलेगा, कंपटीशन देखने को मिलेगा, बहुत सारे जो है आपको क्या नाम है इकोलॉजिकल रिलेशन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। और उसके बाद में आप अपने बॉडी के अंदर सेल के अंदर के ट्रैफिक को अगर आप देखना चाहो, कहने का मतलब ये हुआ प्रोटीन्स वगैरह इन सब का भी एक मतलब देखो वर्क देखा जाए तो ये भी मतलब एक बहुत डीप रिफ्लेक्ट डालता है हमारे ऊपर, ठीक है। व्हाट इंडीड इज लाइफ, ठीक है। दिस क्वेश्चन हैज टू, मतलब क्या पर्पस है लाइफ का। दिस क्वेश्चन हैज टू इम्प्लिसिट, इस क्वेश्चन का दो मार्क्स, दो इम्प्लिसिट है क्वेश्चन विद इन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक टेक्निकल वन है जो कि हमें एंड सीक द आंसर टू व्हाट इज लिविंग एज अपोज टू द नॉन लिविंग। और दूसरा क्या था, सेकंड वन इज फिलोसफिकल वन दैट सीक्स द आंसर टू व्हाट इज पर्पस ऑफ लाइफ। पहला तो क्या था बच्चों कि लिविंग क्या है, नॉन लिविंग क्या है, किस तरीके से ये दूसरे लिविंग जो है नॉन लिविंग को अपोज करता है। दूसरा था क्या था, पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। एनसीईआरटी यहाँ पे कहती है बच्चों, एज ए साइंटिस्ट वी शैल नॉट अटेम्प्ट आंसरिंग द सेकंड क्वेश्चन, मतलब व्हाट इज पर्पस ऑफ लाइफ, वी विल ट्राई टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इज लिविंग। मतलब मैं पहले क्वेश्चन की बात करूंगा, दूसरे क्वेश्चन एज ए साइंटिस्ट में बात नहीं करूंगा, लेकिन वो बात यहाँ पे लिखी हुई है बच्चों, अंडरस्टूड है, जो आपको दिखाई नहीं दे रही है कि वो जो ये एनसीईआरटी कह रही है कि मैं जिसकी बात नहीं करूंगा वो आखिर बात करेगा कौन, वो बात करेंगे अजीम सर, ठीक है। मैं वो बात आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मैं पहला क्वेश्चन तो आपको बताऊंगा कि लिविंग क्या है, वो तो पूरा चैप्टर उसी पे डिपेंड करता है, लेकिन पर्पस ऑफ लाइफ क्या है बच्चों, आप समझ लीजिए। पर्पस ऑफ लाइफ होता है क्या, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अगर नेचर ने इस अर्थ पे पैदा किया है बच्चों, इस अर्थ पे भेजा है, तो ओनली फॉर रिप्रोडक्शन। अगर कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा है वो लिविंग है और वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है, तो नेचर खुद ये बात कहता है कि उस ऑर्गेनिजम्स को अर्थ पे रहने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो बायोलॉजिकल नेचर ऑफ अर्थ को सपोर्ट नहीं कर रहा है। और जाहिर सी बात है अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं करेगा, धीरे धीरे ऐसा हो जाए कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करना बंद कर दें, तो जाहिर सी बात है बच्चों इस अर्थ का जो बायोलॉजिकल नेचर है वो जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा।
तो नेचर ये कभी नहीं चाहेगा कि अर्थ का हमारे बायोलॉजिकल नेचर डिस्ट्रॉय हो। इस वजह से जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं बच्चों, सबसे पहली रिक्वायरमेंट उनकी होती है इस अर्थ पे रहने का हक अगर उनको है तो वो जरूर रिप्रोड्यूस करें। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन सबसे प्राइमरी रिक्वायरमेंट होती है हर एक ऑर्गेनिजम्स की बच्चों। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में अभी आगे के चैप्टर्स में करूंगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं बच्चों, व्हाट इज लिविंग। व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन लिविंग, जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करने के बारे में सोचते हैं या कोशिश करते हैं, वी कन्वेंशनली लुक फॉर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे दिमाग में आते हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स हम सोचते हैं, जैसे कि बच्चों ग्रोथ, दूसरा रिप्रोडक्शन, तीसरा एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट, और उसके बाद में चौथा है माउंट ए, मतलब ये सब जो है सुटेबल रिस्पॉन्स कम टू आवर माइंड आर इमीडिएटली एज यूनिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हमारे माइंड में जो भी सुटेबल रिस्पॉन्स आते हैं बच्चों, वो भी ये सब एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के और क्राइटेरियाज हैं। कैन वन कैन ऐड ए न्यू मोर फीचर्स। ठीक है, कुछ और फीचर्स को लोग ऐड करते हैं, जैसे कि मेटाबॉलिज्म हुआ, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज, इंटरैक्ट एंड इमर्जेंस, ये सब भी इस लिस्ट में ऐड करते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच ऑफ दीज। हम लोग ट्राई करते हैं हर एक को जो है कि अंडरस्टैंडिंग को, हर एक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश हम लोग वन बाय वन करते हैं। सो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बच्चों ग्रोथ की। ठीक है, ग्रोथ, तो जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो क्राइटेरियाज है बच्चों, उसमें से सबसे पहला जो क्राइटेरिया है, मैं यहाँ पे ऐसे बता दे रहा हूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग। ओके, सबसे पहला कैरेक्टर हम लोग पढ़ेंगे बच्चों ग्रोथ, दूसरा पढ़ेंगे हम लोग रिप्रोडक्शन, और तीसरा पढ़ेंगे हम लोग बच्चों मेटाबॉलिज्म, और चौथा कैरेक्टर हम लोग पढ़ेंगे बच्चों सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, और पांचवा कैरेक्टर हम लोग पढ़ेंगे बच्चों कॉन्सियसनेस। अब इन फीचर्स में से बच्चों अगर हम लोग बात करें, तो कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो डिफाइनिंग फीचर्स हैं, और कुछ हैं जो नॉन डिफाइनिंग फीचर। अगर इन दोनों फीचर्स की बात करें बच्चों, तो ये दोनों फीचर्स नॉन डिफाइनिंग फीचर हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। बट अगर हम लोग इन तीनों फीचर्स की बात करें बच्चों, तो ये तीनों फीचर्स क्या हैं, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हैं, डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्लियर? अब बच्चों सवाल उठेगा, सर ये डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? सो बच्चों, नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच हैव सम एक्सेप्शंस। जिसमें कुछ एक्सेप्शंस होंगे बच्चों, उनको हम लोग नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज कहेंगे। एंड दोज फीचर्स या दोज प्रॉपर्टीज विच हैव नो एनी एक्सेप्शंस आर कॉल्ड डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज। ठीक है, जिसमें कोई एक्सेप्शन होगा वो नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज, और जिसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होगा वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, तो वन बाय वन शुरुआत करते हैं बच्चों। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों हम लोग शुरुआत करते हैं ग्रोथ की। ठीक है, तो कुछ लोगों ने कहा ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें ग्रोथ होती है। ठीक है, तो ग्रोथ की डेफिनेशन पहले समझ लेते हैं बच्चों। ए रिवर्सिबल और परमानेंट चेंज इन शेप और साइज और एरिया और वॉल्यूम और मास और नंबर, कुछ भी कोई भी चीजें हैं बच्चों वो इरिवर्सिबल और परमानेंटली वो इंक्रीज हो रही हैं। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे आप, ग्रोथ कहेंगे। सो वही चीज यहाँ पर भी लिखी हुई है, इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। ठीक है, मास बढ़ना, नंबर बढ़ना, ये सब जो है बच्चों एक तरीके से ये दोनों कैरेक्टर्स हैं ग्रोथ। ए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन।
मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लाइक ह्यूमन बीइंग्स की बात कर लो, प्लांट्स की बात कर लो, ठीक है, तो उनमें जो ग्रोथ होती है बच्चों वो सेल डिवीजन के द्वारा होती है। बट इन प्लांट्स दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर्स कंटिन्यूअसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। लेकिन बच्चों प्लांट्स में ये ग्रोथ जो है वो पूरे लाइफ होती रहती है। इस वजह से इस टाइप के ग्रोथ को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, कंटिन्यूअस ग्रोथ कहते हैं। जबकि अगर हम एनिमल्स की बात करें बच्चों, तो यही ग्रोथ जो है आपको सर्टेन एज तक ही देखने को मिलेगा, उसके बाद ये ग्रोथ सीज कर जाती है, ठीक है। बट तो इसको हम लोग डिसकंटिन्यूअस ग्रोथ कहते हैं। जो एनिमल्स में ग्रोथ होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, डिसकंटिन्यूअस ग्रोथ। और कंटिन्यूअस ग्रोथ किसमें होती है, प्लांट्स में होती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। However, cell division occurs in certain tissues to replace loss. जबकि ऐसा नहीं है कि सेल डिवीजन ही नहीं होता है, ग्रोथ नहीं होती, लेकिन सेल डिवीजन ऐसा बिल्कुल नहीं है बच्चों, सेल डिवीजन होता रहता है। अगर कभी चोट लग गई, कहीं कोई कट पिट गया, तो उसके बाद में उस चीज को रिप्लेस करने के लिए या जो डेड सेल्स है उनको रिप्लेस करने के लिए सेल डिवीजन तो होता रहता है, ठीक है, बट ग्रोथ नहीं होती है बहुत, है ना। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, ग्रो बाय सेल डिवीजन, आप इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लें बच्चों, ये एनसीईआरटी का करेक्शन होगा, ठीक है। ग्रो से बेस्ट आंसर होगा बच्चों यहाँ पे मल्टीप्लाई, ठीक है, ग्रो से बेस्ट होगा ये मल्टीप्लाई। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बच्चों मल्टीप्लाई बाय सेल डिवीजन लिखो तो कितना बेटर आंसर सेंटेंस लगता है एज कंपेयर टू ग्रो बाय, ठीक है। क्योंकि बच्चों ये सेंटेंस मैं क्यों बोल रहा हूँ, जरा सोचो आप लोग कि ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। जैसे ही थोड़ा बहुत इसमें इसका मास बढ़ने की शुरुआत होगी, प्रोटोप्लाज्म वगैरह थोड़ा सा इंक्रीज होगा, तुरंत ये क्या करता है बच्चों, डिवाइड कर जाता है। तो अब आप इसको ग्रोथ कहो या रिप्रोडक्शन कहो, दोनों चीजें क्लियर नहीं हो पाती हैं बच्चों। इसीलिए वो आगे चीजें भी दिखेंगी आपको कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन बहुत क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता, ठीक है, दोनों साइनोनिमस होती है। ओके, तो यहाँ बच्चों मल्टीप्लाई टर्म बेटर होता है एज कंपेयर टू ग्रोथ, ठीक है। One can easily observe this in vitro culture by simply counting their numbers under under microscope. आप ग्रोथ को बच्चों बहुत आसानी से देख सकते हो माइक्रोस्कोप में। आप क्या करो, नंबर को काउंट कर लो। फॉर एग्जांपल ये आपने एक कंटेनर लिया, इसमें 100 बैक्टीरिया को डाल दिया, ठीक है, या 100 कोई भी लिविंग और जो यूनिट है उसको डाल दिया। कुछ समय बाद आप आकर के देखिए, एक दिन बाद, आधे घंटे बाद, 2 घंटे बाद आप आकर के देखिए कि इनकी नंबर कितनी बढ़ गई। जाहिर सी बात है अगर ज्यादा बढ़ रही है तो इसका मतलब आप बहुत आसानी से कह सकते हो कि इनकी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन आप बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो। इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बच्चों। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लांट्स और एनिमल्स में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों बच्चों क्या होते हैं, एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं। एक्सक्लूसिव का मतलब इसको हिंदी में आप कह सकते हो बच्चों अलग अलग, ठीक है, अलग अलग होता है। मतलब कहने का क्या हुआ बच्चों कि एक समय पे रिप्रोडक्शन होगा, एक समय पे क्या होगा, ग्रोथ होगी। आप देखिए जरा बच्चों, एनिमल्स की अगर मैं बात करूं, एक मिनट में यहाँ पे देखो बच्चों, जैसे कि बच्चों देखो कोई भी ऑर्गेनिजम्स है, कोई भी ऑर्गेनिजम्स है, उसकी उसके कई फेजेस होते हैं बच्चों। देखो सबसे पहले तो जाहिर सी बात है उसकी बच्चों बर्थ होगी, बर्थ होगी और उसके बाद में उसकी क्या होगी, डेथ। इस बर्थ और डेथ के टाइम पीरियड को ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, लाइफ स्पैन कहते हैं। इसी लाइफ स्पैन के बच्चों कई पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट होगा ग्रोथ, ग्रोथ होगी, देन उसके बाद बच्चों रिप्रोडक्शन होगा, रिप्रोडक्शन के बाद बच्चों ओल्ड एज, जिसे हम लोग सेनेसेंट फेज भी कहते हैं। देखो बर्थ के बाद बच्चों क्या होता है, ग्रोथ होती है। ग्रोथ को हम लोग क्या नाम देते हैं, जुवेनाइल फेज। और रिप्रोडक्टिव फेज को हम लोग बच्चों मैच्योर फेज, और सेनेसेंट फेज को हम लोग क्या कहते हैं, ओल्ड एज। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म बच्चों सबसे पहले उसकी बर्थ होगी,
देन उसके बाद वो ग्रो करेगा, फिर वो रिप्रोड्यूस करेगा, फिर वो ओल्ड होगा, देन उसके बाद उसकी डेथ होती है। तो ये सीक्वेंस होता है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, तो देखो, हाँ मेन बात ये थी कि हर एक चीज अलग अलग टाइम पे हो रहा, मतलब एक समय तक ग्रोथ होती है बच्चों। आप देखिए ह्यूमन बींग्स में ही देख लीजिए, प्यूबर्टी एज होती है ना, 14-15 साल के बाद ही, 12-13 साल के बाद ही प्यूबर्टी एज आती है। तो कहने का मतलब ये 12-13 साल के बीच का जो टाइम पीरियड है, बर्थ के बाद से ये 12-13 साल का जो टाइम पीरियड है, वो क्या है, ग्रोथ फेज है। उसके बाद से जब तक वो एक्टिव है, रिप्रोडक्टिवली एक्टिव है, फॉर एग्जाम्पल अगर वो फीमेल है तो जाहिर सी बात है वो 50 तक एक्टिव रहेगी। तो 50 तक एक्टिव रहेगी, उस टाइम पीरियड को हम लोग रिप्रोडक्टिव फेज कहेंगे। फिर उसके बाद इनएक्टिव हो जाएगी तो उसको हम लोग सेनेसेंट फेज कहेंगे, जब वो रिप्रोडक्टिवली इनएक्टिव हो जाएगा। लास्टली तो डेथ फेज आ ही जाती है। ओके, तो अलग अलग इवेंट्स है सारे। वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ। ठीक है, अगर आप बॉडी मास को कंसीडर कर रहे हो ग्रोथ, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आल्सो ग्रो इफ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज ए क्राइटेरिया ऑफ ग्रोथ। अगर आप इंक्रीज इन बॉडी मास को, बॉडी मास अगर बढ़ रहा है तो आप उसको ग्रोथ कहोगे, तो जाहिर सी बात है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट का भी मास बढ़ता है, तो क्या आप उसको भी ग्रोथ कहोगे। माउंटेन्स का भी मास बढ़ता है, तो क्या आप उसको भी कहोगे। बिल्डर्स हुआ, सैंड मॉन्स हुआ, ये भी ग्रो करते हैं। लेकिन बच्चों सवाल ये उठता है, however this kind of growth exhibited by non-living object by accumulation of materials on the surface, ये जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में बच्चों ग्रोथ देखने को मिलती है, वो किस टाइप की ग्रोथ होती है, वो सरफेस ग्रोथ होती है, ये एक्सटर्नल ग्रोथ होती है, इसको एक्सट्रिंसिक ग्रोथ कहा जाता है। ये किस वजह से हो रही है, ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल्स और पार्टिकल्स। ठीक है, ये एक दूसरे के ऊपर एक्यूमुलेट हो करके बच्चों मास इकट्ठा कर देते हैं, जिसको हम लोग जो है ग्रोथ कह देते हैं। बट वो एक्चुअल में ट्रू ग्रोथ नहीं होती है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होती है बच्चों, वो इनसाइड होती है, अंदर से होती है। सो अगर अंदर से ग्रोथ हो रही है बच्चों, तो किस वजह से होगी, ड्यू टू मेटाबॉलिक रिएक्शंस। तो एक्सटर्नल ग्रोथ जो होती है उसको हम लोग सरफेस ग्रोथ या एक्सटेंसिव ग्रोथ कहते हैं। ये ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ पार्टिकल्स की वजह से होती है, मटेरियल्स के। बट इनसाइड द ग्रोथ जो इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है बच्चों, वो मेटाबॉलिक रिएक्शन की वजह से होती है। एंड मेटाबॉलिक रिएक्शंस इज आल्सो ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो इंटरनल ग्रोथ इज आल्सो ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, आप इसको कह सकते हो बच्चों। ठीक है, सो ग्रोथ therefore cannot be taken as defining property of living organism। कब कहोगे, जब एक्सट्रिंसिक ग्रोथ को भी कंसीडर कर लिया जाएगा, तो एक्सेप्शन आ जाएगा बच्चों, क्योंकि एक्सट्रिंसिक ग्रोथ जो है वो नॉन लिविंग की प्रॉपर्टी है, लिविंग की प्रॉपर्टी वो नहीं है। सो आप ग्रोथ को कह सकते हो कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी इसलिए नहीं है क्योंकि आपको यहाँ पे एक एक्सेप्शन देखने को मिली है। Condition under which it can be observed in all living organisms have to be explained, and then we understand that it is the characteristics of living system। A dead organism do not grow। A dead organism की ग्रोथ कभी भी नहीं होती है बच्चों। ठीक है, तो आई थिंक आपको ग्रोथ बच्चों बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों, रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो बाद में कहा गया रिप्रोडक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम लोग भी बात कर लेते हैं बच्चों। देखो रिप्रोडक्शन क्या होता है उसके बारे में बात, इसको इस तरीके से पढ़ो बच्चों, रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो जब तोड़ करके इसको पढ़ोगे बच्चों तो आपको क्या पढ़ने का मौका मिलेगा, रिप्रोडक्शन जो एक बार प्रोड्यूस हो चुका है वो अब दोबारा ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन करे। वो जिस फिनोमेना के द्वारा ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन करेगा, उस प्रोसेस को, उस फिनोमेना को हम लोग क्या कहेंगे, रिप्रोडक्शन कहेंगे बच्चों। रिप्रोडक्शन किस लिए जरूरी है, ये स्पीसीज की कंटिन्यूटी को मेंटेन करता है। स्पीसीज कंटिन्यूटी को मेंटेन करता है। ठीक है,
तो ये रिप्रोडक्शन का मेन पर्पस, बायोलॉजिकल नेचर जो अर्थ का है बच्चों उसको भी मेंटेन करने का काम कौन करता है? रिप्रोडक्शन। अगर हम लोग बच्चों टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें तो कई टाइप्स के होते हैं बच्चों। सबसे पहला यहां से बच्चों, सबसे पहला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बच्चों कुछ कैरेक्टर्स हैं। सबसे पहला यूनिपेरेंटल होगा बच्चों, ये यूनिपेरेंटल होगा। दूसरा कैरेक्टर, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, विथ और विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। गैमीट्स के का फॉर्मेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्लियर? जो इनकी ऑफस्प्रिंग होंगी बच्चों, ऑफस्प्रिंग्स आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ पेरेंट्स। इनके लिए एक स्पेशल टर्म यूज किया जाता है, क्लोन, जो कि बच्चों मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर होते हैं पेरेंट्स के। मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर टू पेरेंट्स। इनके लिए बच्चों स्पेशल टर्म यूज किया जाता है, क्लोन। कई बार पूछा गया है चीज, ठीक है बच्चों। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये होगी कि फर्टिलाइजेशन इनमें नहीं होगा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इनमें कभी नहीं हो सकता, ठीक है। फ्यूजन ऑफ गैमीट्स कभी जिंदगी में नहीं हो सकता है, ये चीज आप ध्यान रखिए। क्लियर? अब हम लोग बच्चों थोड़ा सा टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन अभी इसके बाद में बात करेंगे, पहले हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा एनसीईआरटी, ठीक है। In multicellular organisms, reproduction refers to production of progeny possessing features more or less similar to those of the parents. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बच्चों जो ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, रिफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी जिसमें पॉसेसिंग फीचर्स, जिसमें वो फीचर्स होंगे वो मोर और लेस सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स, मतलब वो अपने पेरेंट्स से मोर और लेस सिमिलर होंगे। इनवेरिएबली एंड इम्प्लिसिटली भी रिफर्स टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम लोग यहाँ पे मेनली बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मींस आल्सो, ऑर्गेनिजम्स जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा भी रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि बच्चों फंजाई मल्टीप्लाई और स्प्रेड करता है इजिली ड्यू टू मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स। फंजाई ढेर सारे एसेक्सुअल स्पोर्स का प्रोडक्शन करता है। लोअर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि ईस्ट हुआ, हाइड्रा हुआ, ये भी आप देखते हैं बच्चों इनमें बडिंग होती है, ठीक है। आपने देखा होगा बच्चों प्लेनेरिया में फ्लैट वॉर्म्स जो है उसमें आपने रीजनरेशन को ऑब्जर्व किया होगा। फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रीजनरेट्स लास्ट पार्ट ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि फंजाई हुआ, फिलामेंटस एल्गी हुआ, प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस हुआ बच्चों। ये 2012 का ये क्वेश्चन है, 2018 में पूछा गया था। प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस में किस टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है? क्या पाया जाता है बच्चों? फ्रेगमेंटेशन। ऑल इजली मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन, ये सब बच्चों आसानी से फ्रेगमेंटेशन के द्वारा मल्टीप्लाई करते हैं। व्हेन इट कम्स टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जब ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आता है, जैसे कि बैक्टीरिया हुआ, यूनिसेलुलर एल्गी, अमीबा, यूनिसेलुलर एल्गी हुआ और अमीबा हुआ, तो रिप्रोडक्शन साइनोनिमस विद ग्रोथ। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में मैं बात कर चुका हूं पहले ही बच्चों कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन और ग्रोथ साइनोनिमस होते हैं, मतलब एक जैसे होते हैं। आप उनको जो है
सेम कह सकते हो, ना आप ग्रोथ वहां पहचान पाओगे, ना वहां पे आप बहुत अच्छे तरीके से रिप्रोडक्शन को पहचान पाओगे। इंक्रीज इन नंबर ऑफ cells, we have already defined the growth as equivalent to increase in cell number और mass। हम लोग पहले ही ये बात कर चुके हैं बच्चों की ग्रोथ में सेल नंबर या मास इंक्रीज होता है। Hence, we notice that single-celled organisms we are not very clear about uses of these two terms। इस वजह से हम लोग सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में इन these टू टर्म्स में हम बहुत अच्छे से कैटेगराइज नहीं कर पाते हैं, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि कहाँ पे रिप्रोडक्शन कह दें और कहाँ पे हम इसको ग्रोथ कह दें। ठीक है, मैं समझा चुका हूँ इस पॉइंट को कि अगर ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो जाहिर सी बात है जब ये मल्टीप्लाई करेगा, थोड़ा बहुत जैसे मास इसका बढ़ाने की कोशिश करेगा, तुरंत जो है क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर जाएगा, देन ये मल्टीप्लाई कर जाएगा। तो आप इसको ग्रोथ कहो या रिप्रोडक्शन कहो, ये बात समझ में लोगों को नहीं आती है और इसी वजह से इनको इमॉर्टल भी कहा जाता है। Here are many organisms which do not reproduce। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि म्यूल्स हुआ, स्टेराइल वर्कर भी हुआ, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स हुए, ये सब रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। बट ऐसा तो है नहीं कि इनको नॉन लिविंग कहोगे आप, है ना, लिविंग तो कहोगे, बट ये लिविंग होते हुए भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं बच्चे। ठीक है, सो एक्सेप्शन मिल गया। रिप्रोडक्शन ऑल्सो कैन नॉट बी ऑल द इंक्लूसिव डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो आप कह सकते हो कि रिप्रोडक्शन जो है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑर्गेनिजम्स की नहीं है, क्योंकि एक्सेप्शन मिल गया। ऑफ कोर्स नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज कैपेबल और रिप्रोड्यूसिंग और रेप्लिकेटिंग बाय इटसेल्फ। कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट दुनिया में जबकि ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर रिप्रोडक्शन की प्रॉपर्टी हो, फिर भी हम लोग रिप्रोडक्शन को नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में ही रखते हैं। ओके, और रिप्रोडक्शन एक प्योरली बायोलॉजिकल फेनोमेना है बच्चों। ठीक है, सो अब हम लोग बच्चों जो अपना थर्ड क्राइटेरिया है मेटाबॉलिज्म, उसके बारे में बात कर लेते हैं। अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ इज मेटाबॉलिज्म। ओके, सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, आर मेड ऑफ केमिकल्स। हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स बच्चों केमिकल से बने हुए होते हैं और द सम टोटल ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस occurs in our body are called metabolic reactions। हमारी बॉडी में जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं बच्चों, उन सब को हम लोग क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं। क्योंकि हमारी बॉडी बनी ही हुई होती है बच्चों, हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बनी ही हुई होती है बॉडी केमिकल से। मैंने बहुत पहले लाइफ की शुरुआत, जब लाइफ क्या होती है वो बताया है मैंने, कि लाइफ जो है बच्चों कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स से बनी हुई होती है विच एक्सप्रेस थ्रू केमिकल रिएक्शंस। वो जो है बच्चों उसकी शुरुआत हुई थी केमिकल रिएक्शन से, तो जाहिर सी बात है वो केमिकल से जो है रिएक्ट करके जो है लाइफ की शुरुआत किए थे बच्चों। तो दीज केमिकल्स, ये केमिकल्स बच्चों छोटे भी हो सकते हैं, 1 सेकेंड, ये केमिकल्स स्मॉल भी हो सकते हैं एंड बिग भी हो सकते हैं, बिलोंग करते हैं बहुत सारी क्लासेस से बच्चों। उनकी साइज फंक्शन अलग अलग हो सकता है और कॉन्स्टेंटली बीइंग मेड एंड चेंज इनटू सम अदर बायोमोलिक्यूल्स। ये कॉन्स्टेंटली बच्चों चेंज होते गए। जैसे मैंने आपको बच्चों शुरुआत में क्या कहा था कि पहले कार्बन डाइऑक्साइड रहा होगा, नाइट्रोजन रहा होगा, उसके बाद मैंने कहा ऑक्सीजन रहा होगा, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी ऐसी गैसेस रही होंगी जो फिर कन्वर्ट हो गई होंगी, हाइड्रोजन रही होगी, ये कन्वर्ट हो सकते थे मेथेन में, ये कन्वर्ट हो सकते थे अमोनिया में, ये बहुत सारे मतलब मॉडिफिकेशंस हो सकते थे। फिर अमाइनो एसिड्स बन सकती थी, अमाइनो एसिड्स के बाद नाइट्रोजनस बेसेस बन सकते थे, न्यूक्लिक एसिड्स फिर बन सकती थी, प्रोटीन्स बन सकती थी। तो ये सारी चीजें केमिकल रिएक्शंस के द्वारा ही बनी हुई है। ठीक है, these conversions are chemical reactions। ये conversions बच्चों स्मॉल से बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्जन, ये सब बच्चों डिपेंड करता है किस पर, ये सब केमिकल रिएक्शंस है जिसे आप मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी कह सकते हो, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये सब रिएक्शंस होती थी। These are thousands of metabolic reactions occurring simultaneously inside all living organism। हर living organisms के अंदर बच्चों thousands of metabolic reactions चलती रहती हैं, be they unicellular और चाहे वो multicellular हो, चाहे वो unicellular हो। Plants, so all plant, animals, fungi and microbes exhibit metabolism। सब में metabolic reactions होती है। यहाँ से definition की शुरुआत होती है। तो मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बात की थी
द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। जो हमारी बॉडी में जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं। नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट दिस मेटा, कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऐसा दुनिया में नहीं है जिसमें मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो सकती थी। बट बच्चों, इस मेटाबॉलिक रिएक्शंस को आप आउटसाइड द बॉडी या सेल फ्री सिस्टम में परफॉर्म कर सकते हो, मतलब लेबोरेटरीज में मेटाबॉलिक रिएक्शंस को परफॉर्म कर सकते हो। आप अमाइनो एसिड से प्रोटीन बना सकते हो, प्रोटीन को डिग्रेड करके अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट कर सकते हो। आप कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेकर के ग्लूकोज बना सकते हो। आप ग्लूकोज को डिग्रेड करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं बेसिकली बच्चों, ये दो तरीके की होती हैं। एक को हम लोग कहते हैं एनाबोलिज्म और दूसरे को कहते हैं हम लोग कैटाबोलिज्म। एनाबोलिज्म जो बच्चों ये बायोसिंथेटिक फेज होता है, इसमें बच्चों क्या होता है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट होता है ये। और कैटाबोलिज्म में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल में कन्वर्जन होता है। ठीक है। So, an isolated metabolic reaction outside the body of organism performed in test tube, जो आप outside the living body के perform कर रहे हैं isolated metabolic reactions, ना वो neither living nor non-living, ना वो living है ना वो non-living है। Hence, while the metabolism is defining feature of all living organism, without living organisms मेटाबॉलिक रिएक्शंस बच्चों लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एक तरीके से डिफाइनिंग फीचर है, क्योंकि कोई एक्सेप्शन इसमें देखने को नहीं मिलता है। बट बच्चों, जो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन जो आप इन विट्रो कर रहे हैं, लेबोरेटरीज में कर रहे हैं, वो आर नॉट लिविंग थिंग्स। बट जो रिएक्शन होगी बच्चों, वो श्योरली लिविंग होंगी, वो कंप्लीट apparatus जो है बच्चों, वो जाहिर सी बात है क्या होगा, वो तो नॉन लिविंग होगा, लेकिन जो रिएक्शन हो रही है वो प्योरली लिविंग रिएक्शंस होंगी बच्चों, क्योंकि सेम रिएक्शन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी हो रही है। अब इस डायग्राम से भी देख सकते हो बच्चों कि देखो ये फूड है, फूड पार्टिकल्स है ये। कैटाबोलिक रिएक्शंस के द्वारा सबसे पहले इनका ब्रेकडाउन होता है, ये सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं बच्चों, एनर्जी रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है। उसके बाद में क्या होगा, यही एनर्जी और ये सिंपल मॉलिक्यूल्स जो है बच्चों, एनाबोलिक पाथवे जो कि कंस्ट्रक्टिव पाथवे होता है, बायोसिंथेटिक फेज जो होता है बच्चों, ये क्या करेगा, मैक्रो, चूंकि ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हुआ था और फिर इसको मैक्रो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। तो कहने का मतलब ये इस तरीके से बच्चों मेटाबॉलिक रिएक्शंस चलती रहती है। ओके। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं बच्चों, hence cellular organization of the body is defining property of life forms। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी माना जाता है बच्चों। देखो, मेटाबॉलिज्म को तो मैं बता चुका हूं। अगर मैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं बच्चों, तो देखो कोई भी ऑर्गेनिजम्स ऐसा नहीं है, जैसे एक सेल की जो रिक्वायरमेंट होती है बच्चों, उसको अगर वो फुलफिल नहीं कर पाएगा तो जाहिर सी बात है आप उसको लिविंग नहीं कह सकते हो। क्योंकि जब आप सेल पढ़ोगे बच्चों तो वहां पे लिखा होगा एनीथिंग लेस देन द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स does not independently exist, वो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव नहीं कर सकता है अगर वो सेल की क्राइटेरियाज को फुलफिल नहीं कर पा रहा है। दूसरी बात बच्चों, एक तरीके से सेल्स से टिश्यूज का बनना, टिश्यूज से ऑर्गन का बनना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम का बनना, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिजम्स का बनना, ये एक हिरार्चिकल पैटर्न जो है बच्चों, वो किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में आपको देखने को नहीं मिलेगा बच्चों। ठीक है। सो जाहिर सी बात है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो कोई लिविंग और कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ने इसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पाया। सो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कंसीडर कर सकते हैं। Perhaps the most obvious and technically complicated features of all living organisms is this ability to sense their surrounding or environment and respond to these environmental stimuli, which could be physical, chemical or biological। जो एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड और टेक्निकल फीचर है बच्चों हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो क्या है, वो रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलस, मतलब वो अपने एनवायरनमेंट के प्रति या अपने सराउंडिंग के प्रति रिस्पॉन्सिवनेस हो, चाहे वो टच हो,
चाहे वो कोल्ड हो, चाहे वो कोई फिजिकल स्टिमुलस हो, चाहे वो कोई केमिकल स्टिमुलस हो, चाहे वो कोई बायोलॉजिकल स्टिमुलस हो, उसके प्रति अगर वो कोई रिस्पॉन्स शो करता है, वो रिस्पॉन्सिवनेस है वो उसके अंदर, तो जाहिर सी बात है आप उसको भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कहोगे। जैसे कि आप इस प्लांट की बात करो बच्चों, ये इंसेक्टिवोरस प्लांट है। आप देखिए किस तरीके से ये ओपन कंडीशन में है। जैसे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ आता है, कोई इंसेक्ट वगैरह यहाँ पे आता है, तुरंत ये क्या करते हैं बच्चों, इस तरीके से देखिए ये बंद हो जाते हैं और बंद हो जाएंगे। और उसके बाद क्यों बच्चों इंसेक्टिवोरस प्लांट, सवाल ये आपसे उठता है कि इंसेक्टिवोरस प्लांट इंसेक्ट को क्यों खाते हैं, क्यों उनको किल करते हैं? क्योंकि बच्चों इनको नाइट्रोजन की डिफिशियंसी होती है, नाइट्रोजन ये इनटेक नहीं कर सकते हैं। इस वजह से ये नाइट्रोजन कंटेंट को लेने के लिए बच्चों लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इन्वॉल्व करते हैं। दूसरी बात आपने देखा होगा टच मी नॉट प्लांट बच्चों, छुई मुई जिसे हम लोग मिमोसा पुडिका कहते हैं। आप कभी जाकर के उसको टच करिए, थोड़ी थोड़ी देर के लिए बच्चों, जिस पार्ट को आप टच करोगे थोड़ी देर के लिए वो पार्ट जो है उनका जो वो लीफ का पार्ट जो है वो थोड़ा सा डाउन हो जाता है। क्यों डाउन हो जाता है? ठीक है, जाहिर सी बात है रिस्पॉन्सिवनेस है तभी तो, बिना टच किए तो वो नीचे नहीं हो गया था, वो डाउन नहीं हो गया था ना, टच किया आपने तभी वो डाउन हुआ। कहने का मतलब ये है कि रिस्पॉन्स शो करता है, उसमें स्टैगर चेंजेस आ जाते हैं आपके टच करने की वजह से, जिसकी वजह से वो डाउन हो जाता है। We sense our environment through our sense organs। हम अपने सेंस ऑर्गन से बच्चों अपने इन्वायरमेंट को सेंस करते हैं, जैसे कि स्मेल वगैरह है। आप देखिए बच्चों कहीं बहुत अच्छा खाना आपको दिखता है, अगर उसकी स्मेल आ जाती है तो आपको तुरंत समझ रहे हो स्लाइवेशन होने लगता है ना, बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है ना। प्लांट रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे कि लाइट, वाटर, टेम्परेचर हुआ, इन सब के प्रति भाई जाहिर सी बात है प्लांट को आप देखिए रिस्पॉन्सिवनेस करता है, या पोल्यूटेंट्स के प्रति रिस्पॉन्स शो करता है। लाइकेंस की अगर बात करो बच्चों, तो अगर SO2 पोल्यूशन है कहीं पे तो लाइकेन वहां पे सरवाइव नहीं करेगा। लाइकेन जो है SO2 पोल्यूटेड एरियाज में सरवाइव नहीं करता है, वहां पे ये ग्रो नहीं करेगा। तो जाहिर सी बात है ये भी एक्सटर्नल स्टिमुलस हुआ। टेम्परेचर बढ़ गया, ज्यादा हो गया तो ये अपनी कंडीशन को चेंज कर लेते हैं। वाटर हुआ, लाइट हुआ, ये सब एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, इनके पर भी प्लांट रिस्पॉन्स शो करते हैं। All organisms from prokaryotes to most complex eukaryotes can sense and respond to environmental cues। ठीक है, जितने भी बच्चों चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो चाहे यूकैरियोट्स हो, हर कोई जो है बच्चों इन्वायरमेंट के प्रति एक्सटर्नल स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्स शो करता है। आपने फोटो पीरियड देखा होगा बच्चों, फोटो पीरियड अफेक्ट करता है रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स बोथ प्लांट्स और एनिमल्स में। आपने देखा होगा बच्चों मार्केट में अभी जस्ट कुछ दिन पहले मैंगो का सीजन था, आपने देखा होगा प्रेजेंट टाइम में मैंगो आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जाहिर सी बात है एक पर्टिकुलर टाइम था बच्चों, एक पर्टिकुलर कंडीशन थी, एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट था, जिस इन्वायरमेंट में जो है वो मैंगो में फ्लावरिंग हुई थी, फ्रूट का फॉर्मेशन हुआ था। अब जो है बच्चों ये सीजन खत्म हो चुका है, अब मैंगो में फ्लावरिंग नहीं हो सकती है, फ्रूट्स का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। सो जाहिर सी बात है आपको मार्केट में मैंगो बहुत मुश्किल से कहीं गलती से मिलेंगे, अदरवाइज मिलेंगे। बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जो आपको सीजन में ही मिलते हैं। आप देखिए बच्चों बहुत सारे एनिमल्स ऐसे ऐसे डॉग्स वगैरह हैं, इन सबको एक पर्टिकुलर सीजन में आप देखेंगे रिप्रोड्यूस करते हुए, तो उनको हम लोग सीजनल ब्रीडर्स कहते हैं। कोई समर सीजन में करते हैं, कोई विंटर सीजन में करते हैं, कोई रेनी सीजन में करते हैं। तो अलग अलग चीजें हैं जो उन पर डिपेंड करती है। ऑल ऑर्गेनिजम्स handle chemical entering their bodies। All organisms therefore are aware to their surroundings। ठीक है, हर एक ऑर्गेनिज्म है बच्चों जिनमें केमिकल्स इंटर भी करते हैं और वो अपने अवेयर होते हैं सराउंडिंग से अपने। ह्यूमन बींग्स ही ओनली एक ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो खुद से अवेयर होते हैं, वो खुद से अवेयर होते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? सेल्फ कॉन्शियसनेस कहते हैं बच्चों। सो कॉन्शियसनेस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एनी एक्सेप्शन बच्चों। सबसे मोस्ट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी अगर आपसे कभी कोई पूछे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या है, मोस्ट टिपिकल प्रॉपर्टी लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या है, तो आप बताइएगा कॉन्शियसनेस। अब सवाल उठता है सर ये सेल्फ कॉन्शियसनेस के बारे में थोड़ी सी बात आई, वो क्या होती है? मैं जस्ट बच्चों यहाँ पे सेल्फ कॉन्शियसनेस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या होता है बच्चों? अवेयरनेस टू हिमसेल्फ, कहने का मतलब ये खुद से अवेयर होना,
स्पीकिंग एबिलिटी, मैं बोल रहा हूँ, मुझे लग रहा है मैं बोल रहा हूँ, आप मेरी बातों को सुन रहे हैं, आपको ये फील हो रहा है कि आप मुझे सुन रहे हो, ठीक है, आपको ये एहसास होना चाहिए कि आप मुझे सुन पा रहे हो, है ना, आप कोई चीज बोल रहे हो, स्ट्रेटेजीज जो है, ये सब चीजें बच्चों, ये सब एक तरीके से सेल्फ कॉन्शियसनेस के पार्ट हैं, जो ह्यूमन बीइंग खुद से अवेयर होता है ना। तो ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स की प्रॉपर्टी है बच्चों, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी नहीं है। अब आपसे सवाल किया जा सकता है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और आपके सामने ऑप्शंस ये हो सकते हैं, पहला ग्रोथ, दूसरा रिप्रोडक्शन, तीसरा सेल्फ कॉन्शियसनेस, और चौथा मेटाबॉलिज्म। तो जाहिर सी बात है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा बच्चों, मेटाबॉलिज्म हो जाएगा। क्यों नहीं होगा सेल्फ कॉन्शियसनेस, बिकॉज सेल्फ कॉन्शियसनेस इज द ओनली प्रॉपर्टी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, ये सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स की प्रॉपर्टी है और किसी की नहीं है। सो आपके ये तो समझ में आ गया होगा कि ग्रोथ नहीं होगा, रिप्रोडक्शन नहीं होगा, लेकिन अगर ये नहीं समझ में आया तो ये इस तरीके से आप समझ सकते हैं। When it comes to human beings, it is all the more difficult to define living. अगर सिर्फ हम living और human beings के बारे में बात करेंगे तो living state को define करना और भी difficult हो जाएगा. We observe patient lying in coma in hospitals, virtually supported by machine which replace heart and lungs. बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कह रहा है कि हम देखते हैं एक पेशेंट जो कोमा में है, हॉस्पिटल में है, वो सपोर्ट उसको दिया गया है मशीन से, उसके हार्ट और लंग्स को रिप्लेस कर दिया गया है मशीन से, एंड पेशेंट अदरवाइज इसका ब्रेन भी डेड हो चुका है। अब सवाल कर रहा है द पेशेंट हैज नो सेल्फ कॉन्शियसनेस, उस पेशेंट में कोई सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं रह गया, आर सच पेशेंट हु नेवर कम बैक टू नॉर्मल लाइफ लिविंग और नॉन, उसको जो नॉर्मल लाइफ में कम बैक नहीं कर सकता है, आप उसको लिविंग कहोगे नॉन लिविंग कहोगे। बच्चों सवाल थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, कई लोग आपने देखा होगा इस क्वेश्चन से भागते हैं, वो कहते हैं लिविंग या नॉन लिविंग क्या कहेंगे, तो एनसीईआरटी ने नहीं बताया तो मैं क्या बताऊं, लेकिन बच्चों मैं तो डिस्कस जरूर करूंगा। देखो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो ये बात करे वो समझो, पेशेंट कोमा में है और वो मशीन के द्वारा मतलब हार्ट और लंग रिप्लेस कर दिया गया, ब्रेन भी उसका डेड है। जाहिर सी बात है खुद कह रही है एनसीईआरटी कि वो सेल्फ कॉन्शियसनेस की प्रॉपर्टी को लूज कर दिया है, मतलब वो खुद को पहचान नहीं पा रहा है, खुद की चीजों को समझ नहीं पा रहा है, ठीक है, तो बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, आप क्या बोल रहे हो वो समझ नहीं सकता, तो ये सारी प्रॉपर्टी उसके अंदर मतलब सेल्फ कॉन्शियस, मैंने कहा सेल्फ कॉन्शियसनेस इज द ओनली प्रॉपर्टी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स लिविंग ऑर्गेनिज्म की, और यहाँ पे लिविंग या नॉन लिविंग कह रहा है। अच्छा बताओ एक चीज और बच्चों की, वो पेशेंट कोमा में तो है, क्लियर, कोमा में है, लेकिन वो आप उसको कुछ एक्सटर्नल स्टिमुलस दे रहे हो, जैसे कि फूड्स तो सप्लाई कर रहे हो कुछ ना कुछ, जाहिर सी बात है मेडिसिन के रूप में दे रहे हैं आप, लेकिन दे तो रहे हैं ना, तो जो फूड्स आप दे रहे हो उसको, जो मेडिसिन आप दे रहे हो उसको, वो उसके लिए एक्सटर्नल स्टिमुलस ही तो हुआ, तो जब तक वो दे रहे हो, जब तक वो रिस्पॉन्स शो कर रही है, मेडिसिन जब तक काम कर रही है, जब तक उसके बॉडी का ब्लड क्लॉट नहीं हो जा रहा है, तब तक जाहिर सी बात है उसके बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शंस तो चल रही हैं। अगर मेटाबॉलिक रिएक्शंस चल रही हैं तो आप उसको नॉन लिविंग नहीं कह सकते हो, क्योंकि ये तो खाली सेल्फ कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं, तो सेल्फ कॉन्शियसनेस तो नहीं है उसमें, तो आप उसको नॉन लिविंग नहीं कह सकते हो उस बिहाफ पे, सॉरी लिविंग नहीं कह सकते हो, ठीक है, तो जाहिर सी बात, सॉरी नॉन लिविंग नहीं कह सकते हो, ठीक है, लिविंग तो कह ही सकते हो क्योंकि वो सिर्फ सेल्फ कॉन्शियसनेस खो बैठा है, और सारी प्रॉपर्टीज तो हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, तो मेटाबॉलिक रिएक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, तो आप इसको क्या कहोगे बच्चों, लिविंग कहोगे और कुछ नहीं कहोगे, आप इसको टिक कर लीजिए कि आप क्या कहोगे उसको, लिविंग, ओके। So in higher class you will come to know that all living phenomena are due to underlying interactions। आप आगे बात करेंगे बच्चों कि जितनी भी लिविंग phenomena होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में,
वो अंडरलाइन इंटरेक्शन से होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू आर नॉट प्रेजेंट इन कंस्टिट्यूएंट सेल्स बट अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शंस। सेल्स के अंदर टिश्यूज की प्रॉपर्टी नहीं होती है, लेकिन क्यों होता है टिश्यूज का फॉर्मेशन, क्यों होता है? इंटरेक्टिव नेचर की वजह से, क्योंकि इनका एक बहुत जबरदस्त इंटरेक्शन होता है। हर एक सेल्स का, हर एक कंस्टिट्यूएंट सेल्स का जो है एक दूसरे से इंटरेक्शन होता है, जिसकी वजह से टिश्यूज के फंक्शन को परफॉर्म करता है। इसी तरीके से बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेल्स आर नॉट प्रेजेंट इन मॉलिक्यूलर कंस्टिट्यूएंट्स। मॉलिक्यूलर फॉर्म में ऑर्गेनेल्स का जिससे फॉर्मेशन हुआ, जो उनके मॉलिक्यूल्स थे, उनमें वो प्रॉपर्टीज नहीं थी जो सेल्स के अंदर। ठीक है, जो राइबोसोम के अंदर प्रॉपर्टी है, जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी उनके मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं थी। लेकिन ये जब ऑर्गेनाइज हो गए बच्चों, ये ऑर्गेनाइज होकर के सेल ऑर्गेनेल्स का फॉर्मेशन किए, तो उनकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई, उनके फंक्शन चेंज। बट अराइज एज ए रिजल्ट ऑफ, ये सिर्फ किस वजह से अराइज होते हैं? सिर्फ और सिर्फ इंटरेक्शन की वजह से। क्लियर? दीज इंटरेक्शन रिजल्ट्स इन, यही इंटरेक्शन की वजह से बच्चों इमर्जेंट प्रॉपर्टीज आती है हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। मतलब ये इंटरेक्शन बढ़ता जाता है, सेल्स जो है इंटरेक्ट करके क्या बनाती हैं बच्चों? सेल्स आपस में इंटरेक्ट करके टिश्यूज बना देती हैं। ये बहुत सारे टिश्यूज जो है ऑर्गेनाइज होकर के ऑर्गन बना देते हैं। ऑर्गन ऑर्गेनाइज होकर के क्या बना देते हैं? ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। और ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइज होकर के ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। क्लियर? This phenomena is due to hierarchy of organizational complexity at all level। ये सिर्फ किस वजह, ये जो फिनोमिना है बच्चों, वो hierarchical organization of complexity at, मतलब हर लेवल पे आपको मैंने hierarchy बता दी। ये सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गन। Therefore, we can say that living organisms are self-replicating। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों डेफिनेशन ये है, living organisms are self-replicating, evolving, self-regulating interactive system capable of respond to external stimulus। और उनके पास वो कैपेसिटी होती है कि वो एक्सटर्नल स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्स शो कर सके। अब बच्चों, बायोलॉजी इज स्टोरी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी क्या है? स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अर्थ पे लाइफ की स्टोरी क्या है बच्चों, है ना? वो है बायोलॉजी। बायोलॉजी स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजी बच्चों क्या है? स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन की स्टोरी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, जो अर्थ पे किस तरीके से इनका इवोल्यूशन हुआ, उसकी स्टोरी है बायोलॉजी। हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स, all living organisms present past and future are linked to one another। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म बच्चों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होता है by their sharing common genetic material। अपने कॉमन जेनेटिक मटेरियल को शेयर करके, बट varying डिग्री, बट अलग अलग लेवल्स पे। ओके, सो अब जो भी टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़ा बच्चों, उनके उनके लिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन जिसको मैं कहता हूँ। ठीक है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन, CBQ। ओके, सो देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिजल्ट ऑफ सेल डिवीजन। इसमें से कौन सा है जो सेल डिवीजन का रिजल्ट नहीं है? ग्रोथ, जाहिर सी बात है, सेल डिवीजन अगर होगा तभी ग्रोथ होगी। रिपेयर, कोई लॉस्ट पार्ट है यहाँ पे, जाहिर सी बात है भाई, सेल डिवीजन होगा तभी लॉस्ट पार्ट जो है रिपेयर होंगे, है ना? मेटाबॉलिज्म नहीं है बच्चों, मेटाबॉलिज्म में सेल डिवीजन की कोई बात मतलब ही नहीं है। रिप्रोडक्शन में होगा, लेकिन मेटाबॉलिज्म में कोई सेल डिवीजन का रिजल्ट नहीं है बच्चों। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। वही चीज है, ग्रोथ रिप्रोडक्शन आर द रिजल्ट ऑफ सेल डिवीजन। ओके, इनकरेक्ट ऑप्शंस को आपको यहाँ पे बच्चों क्या करना है? इनकरेक्ट पेयर को मैच करना है। हाइड्रा में बडिंग होती है, एक्सोजिनस बडिंग होती है। फ्लैट वर्म में रीजनरेशन होता है। प्लेनेरिया में, जिसे डिग्वेसिया कहते हैं बच्चों, रीजनरेशन होता है। अमीबा में फ्रेगमेंटेशन नहीं होता है, क्योंकि बच्चों अमीबा क्या है? यूनिसेलुलर है। तो यूनिसेलुलर है तो उसमें फ्रेगमेंटेशन नहीं होगा। ईस्ट में बडिंग होगी, एक्सोजिनस बडिंग होगी। क्लियर? सो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा बच्चों सेकंड क्वेश्चन का। देख लेते हैं, वही चीज है। फोर्थ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट, इनकरेक्ट फॉर रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के रेस्पेक्ट में कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है?
यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय सेल डिवीजन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बच्चों सेल डिवीजन के द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं, सही बात है। रिप्रोडक्शन इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एंड ग्रोथ आर लिंक्ड टुगेदर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक दूसरे से लिंक्ड होती है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आर इनकैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूस। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में रिप्रोडक्शन नहीं होता है बच्चों, बिल्कुल सही बात है। मैंने कहा ना कि रिप्रोडक्शन कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं जो रिप्रोड्यूस कर सकता हो, प्योरली बायोलॉजिकल फेनोमेना है, ठीक है। बट यहाँ पे कह रहा है हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करेंगे, ऐसा नहीं है बच्चों। इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, वर्कर बीज, म्यूल्स ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, एक्सेप्शंस हैं यहाँ पे। सो ये आपका ऑप्शन क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। तो आंसर बी यही सेकंड हो जाएगा, थर्ड का वही चीज है ना। इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स हुआ, वर्कर बी हुआ, ठीक है, हिनी हुआ, म्यूल्स हुआ, ये सब स्टेराइल होता है, ठीक है, ये सब रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। यहाँ पर भी बच्चों आपको क्या करना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को निकालना है मेटाबॉलिज्म के रिस्पेक्ट में। माइक्रोब एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, सही बात है। इट इज प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लिविंग फॉर्म्स, सही बात है। द मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड इन विट्रो, सही बात है। इट इज नॉट डिफाइनिंग, नॉट नहीं बच्चों, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। सो ये इनकरेक्ट हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ रेप्लिकेशन होती है क्या, नहीं होती है बच्चों। इवोल्यूशन नहीं होती है। सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम नहीं होता है। रिवर्सिबल ग्रोथ होती है। सो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में बच्चों रिवर्सिबल ग्रोथ ही होती है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, सिक्स क्वेश्चन की बात करते हैं। विच स्टेटमेंट इज फॉल्स, मतलब इनकरेक्ट बच्चों। यहाँ पर भी ढूंढना है अबाउट ग्रोथ शोन बाय नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में जो ग्रोथ होती है उसके रिस्पेक्ट में कौन सा ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया हुआ है। ग्रोथ अकर्स फ्रॉम आउटसाइड, सही है ये तो। इनमें रिवर्सिबल ग्रोथ होती है, ये भी सही है। द ग्रोथ इज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द सरफेस, ये भी सही है। इंट्रिंसिक ग्रोथ बच्चों नॉन लिविंग की नहीं होती है, ये किसकी होती है, ये लिविंग की होती है बच्चों, ठीक है। तो यही आपका फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा, तो आंसर भी यही होगा, फोर्थ ही होगा सिक्स का। So I hope this clear your all concept about these topics. Thank you so much बच्चों।